नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है पिता का गुनहगार माँ को मानने वाले बेटे को जब पता चली अपने पिता की सच्चाई तो उसकी आंखों से आंसू नहीं रुके। डोरबेल लगातार बज रही थी। रति और आरव एक दूसरे के साथ में व्यस्त थे, पर लगातार बजती डोरबेल ने रति का मूड खराब कर दिया। उसने आरव को बोला, जाओ देखो पता नहीं कौन है। अरे होगा कोई, जो होगा चला जाएगा। ये कहकर वो रति के साथ फिर रोमांटिक होने लगा। पर कोई था जो कसम खाकर आया था कि दोनों के रोमांटिक मूड का कबाड़ा कर कर ही रहेगा। आरव बड़बड़ाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। एक छुट्टी ली थी, सोचा था रिंकू भी स्कूल चला जाएगा तो आज थोड़ा सा रुमानी हो जाएंगे, पर किस्मत में ही कहाँ है ये सब। आरव और रति दोनों नोएडा की मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे। एक बेटा था रिंकू जो आज स्कूल गया था, तो दोनों ने आज बहुत दिनों बाद एक एक्स्ट्रा छुट्टी लेकर खुद के लिए टाइम निकाला था। पर कोई था जो बिन मौसम बरसात की तरह टपक पड़ा था। बड़बड़ाते हुए ही आरव ने दरवाज़ा खोला। उस समय वो सिर्फ एक हाफ पैंट में था। दरवाज़ा खुलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने दरवाजे पर रेवती खड़ी थी। रेवती आरव की माँ थी। जब काफ़ी देर तक आरव अंदर नहीं आया तो रति भी बाहर आ गई। कौन आया है आरव बेबी? वो सिर्फ रेड कलर की शॉर्ट नाइटी में थी। ये कहकर उसने दरवाजे की तरफ देखा तो देखकर उसका सारा मूड हवा हो गया। इतने में आरव ने फटाफट माँ के पैर छुए और हकलाते हुए अंदर बुलाया। रति उसी बेशर्मी के साथ उनके पास आई और पैर पर एक औपचारिकता निभाते हुए स्पर्श किया और ताना मारते हुए बोली कि आने से पहले खबर की जाती है, पर लोग तो खैर आए, अंदर आइए। ऐसा कहकर रति अंदर आ गई। आरव भी माँ का छोटा सा सदियों पुराना सूटकेस लेकर अंदर की तरफ बढ़ गया। रति और आरव अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। शायद उन्हें अपने नंगे तनों को ढकने का एहसास हो गया था, पर उनकी सोच जो पूरी तरह निर्वस्त्र हो चुकी थी, क्या वो कभी ढक पाएगी? रेवती निढाल होकर बाहर पड़े सोफे पर बैठ गई। आज वो सच में बहुत थक चुकी थी। अंदर से रति की आवाज़ें आ रही थी, क्यों आई हैं ये यहाँ? हमारे अपने खर्चे कम हैं जो ये भी? जल्दी इन्हें यहाँ से चलता करो। पीछे से आरव की सिर्फ यही आवाज़ आ रही थी, फॉर गॉड सेक कीप क्वाइट, मैं करता हूँ कुछ, तुम हल्के बोलो, माँ सुन लेंगी। रेवती की आंखों में नमकीन पानी उतर आया। वो तो यहाँ आती ही नहीं, पर उसकी तबीयत कुछ दिनों से बिगड़ी हुई थी। पड़ोस के एक लड़के ने नोएडा का टिकट करवाकर उसे यहाँ भेज दिया था। वो तो हापुड़ में अकेले ही सब कुछ कर रही थी, पर जब सब पड़ोस अड़ोस के लोग बोले कि बेटा बहू पोता सब हैं तुम्हारे, तो यहाँ अकेले क्यों पड़ी हो? इस समय तो चली जाओ। बेटे की प्रतिष्ठा पर कोई चोट ना लगे तो वो चली आई, पर यहाँ आकर अपने आप को अपराधी की तरह महसूस कर रही थी। सुबह के सिर्फ 10 बजे ही थे। रति अपने कमरे से निकलकर बोली, माँ जी 4 दिन से काम वाली छुट्टी पर है तो ब्रेड पड़ी हुई है, खा लीजिएगा। और सामने वाला कमरा रिंकू का है, उसी में आपका सामान रख दिया है। 2-4 दिन की मेहमान हैं आप यहाँ, तब तक आप वहाँ रह लीजिए। ये कहकर रति अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद हो गया। रेवती पूरे घर को देखती रही। आंसू की बूंदें छलक कर उसके गालों पर लुढ़क गई। उसने बिना कुछ खाए ही अंदर की तरफ का रुख कर लिया। अंदर जाकर देखा तो रिंकू की बड़ी प्यारी प्यारी फोटो लगी हुई थी। बिल्कुल आरव का बचपन था। मन ममता से भर उठा। उस छोटे से बिस्तर पर रेवती लेट गई। तुरंत ही आँख लग गई। तभी अचानक डोरबेल बजी। वो अचानक से उठ बैठी। घड़ी पर नज़र डाली तो 1:45 बज रहे थे, दोपहर के। वो बाहर आई तो अभी भी रति और आरव के कमरे के दरवाजे बंद थे। फिर रेवती ने खुद ही दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खुला, छोटा सा रिंकू दौड़कर अंदर आ गया। उसने एक अनजान औरत को अंदर देखा तो तोतली जुबान में बोला, क्या आप नई सर्वेंट हो? ये सुनकर भी रेवती को ज़रा भी बुरा नहीं लगा। उसने उसको सीने से लगाया और बोली, मैं आपकी दादी हूँ। दादी? आप मेरी दादी हो? जैसे रोमी की दादी है, मिनी की दादी है। ये कहकर उसने दादी के गले में अपनी बाहें डाल दी। सबसे बेशर्मी की बात तो ये थी कि रति और आरव को ज़रा भी होश नहीं था। नन्हे रिंकू ने अपने कमरे में जाकर अपनी अलमारी की तरफ इशारा कर कर दादी से अपने लिए 2 छोटे छोटे कपड़े निकलवाए और पहन लिए। फिर उसने दादी से कहा कि उसको बहुत भूख लगी है। रानी दीदी तो सिर्फ उसको एक रोटी और दाल देती हैं, तो क्या खाएगा मेरा बच्चा? रिंकू बहुत ही मासूमियत से बोला, दादी आलू का पराठा खाऊंगा। मैं कभी आलू पराठे नहीं खाए हैं।
रोमी रोज़ मुझे बताता है कि उसकी दादी उसे रोज़ आलू पराठा खिलाती है। ये सुनकर रेवती ने तुरंत किचन की तरफ देखा। थोड़े बहुत देखने से सब चीज़ें उसको मिल ही गईं। इतनी सी देर में आरव बाहर आ गया था। उसको भी माँ के हाथ के पराठे खाने को बहुत दिन बाद मिले थे। भर पेट खाने के बाद वो अपनी माँ की बहुत तारीफ कर रहा था और रिंकू का छोटू सा पेट तो एक छोटे से पराठे से ही भर गया था। इतनी देर के बाद उसने भी दो निवाले अपने मुंह में डाले। माँ को इतना काम करता देख बेटे का स्नेह जाग गया और उसने एक गिलास पानी अपनी माँ को दे दिया। इसमें उसका हाथ उससे टच हुआ तो पता चला माँ को बहुत तेज़ बुखार है। वो तुरंत माँ को डॉक्टर के पास ले गया। अंदर से ये सब कुछ देखकर रति के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट तैर गई। वो अब कुछ और ही सोच रही थी। रेवती को सुबह जल्दी उठने की आदत थी तो वो 5 बजे उठकर सारे काम निपटा चुकी थी। डॉक्टर की दी हुई दवा से वो अब काफ़ी अच्छा महसूस कर रही थी। सुबह 7 बजे रति के उठने की आवाज़ आई। जैसे ही वो बाहर आई उसने रेवती को बताया कि उसने रानी की अब हमेशा के लिए छुट्टी कर दी है। अब वो आ गई हैं तो अब वो रानी पर फिजूल से खर्चा क्यों करें। वैसे भी सारा दिन आप घर में ही रहेंगी तो खाना वगैरह आप देख लीजिएगा। रही बात घर की सफाई की तो वो तो मशीन से होती है। वो रेवती को सब सिखा देगी। उस समय वो अपनी ज़बान को शहद में लपेट लपेट कर बोल रही थी। रेवती को उसकी हर एक मनसा का पता था पर उसे इस बात की भी खुशी हो रही थी कि चलो इसी बहाने वो अपने पोते बेटे के पास तो रहेंगी। उसने बहू की बात पूरी होने से पहले ही उसके सिर पर हाथ फेरकर सिर्फ इतना बोला, जाओ बेटा आरो और रिंकू को उठा लो, मैं नाश्ता बना रही हूँ। रति मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी अपनी चाल पर कि चलो फ्री में नौकरानी मिल गई। अब रानी को दिए जाने वाले 5,000 भी बचेंगे। रेवती ने सबके मन के अनुसार तरह तरह की चीज़ें नाश्ते में बनाई। तीनों के जाने के बाद उसने सुकून से बैठकर नाश्ता किया। फिर पूरे घर की साफ सफाई के बाद जब उसने बालकनी से झांका तो बड़ा सुंदर पार्क था। बड़े बड़े पेड़, हरियाली, कई बुजुर्ग लोग वहाँ बैठे थे। तो रेवती भी वहाँ जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। एक 2 साल का बच्चा जो अपनी बॉल से खेल रहा था उसकी बाल लुढ़क कर आगे निकल गई। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। रेवती को उस पर बड़ा प्यार आया। वो उसकी बॉल लेने चली गई। बॉल एक महिला के पैर के पास थी। वो महिला व्हील चेयर पर थी और एक बुजुर्ग उस व्हील चेयर को धीरे धीरे धकेल रहे थे। दूर से देखने से ही लग गया था कि महिला पूरी तरह से लाचार है। रेवती ने चुपचाप जाकर बॉल उठाई ही थी कि उसकी नज़र उस आदमी पर गई जो उस लाचार महिला की व्हील चेयर पकड़े हुए था। रेवती के पूरे शरीर में मानो करंट दौड़ गया हो। शरीर ने जबान का साथ छोड़ दिया। उसका चलता हुआ जीवन जैसे आज से 30 वर्ष पीछे की समय सीमा पर पहुंच गया हो। आज रेवती के मामा के लड़के की शादी है। अपने स्वभाव के अनुकूल रेवती दौड़ दौड़ कर सारा काम संभाल रही है। हो भी क्यों ना, मामा मामी उसके माँ पिता के समान हैं और तरुण भैया उसके इकलौते बड़े भाई हैं। माँ बाप की मौत के पश्चात वही लोग तो थे रेवती का सहारा। मामा मामी ने भी उसे पूरा लाड प्यार दिया था और कुणाल भैया की तो वो जान थी। जब वो 7 वर्ष की थी तब से वो मामा मामी के पास ही थी। रिश्ते के नाम पर यही कुछ चंद रिश्ते थे उसके। बारात निकलने वाली ही थी पर रेवती अभी तैयार नहीं हो पाई थी। बाल है कि मुसीबत बद क्यों नहीं रहे हैं। उसने पीले रंग का लहंगा पहना हुआ था। उस पर सुनहरे रंग के छोटे छोटे फूल थे। गले में पतली सी चेन, पर कानों में थोड़े बड़े बड़े हैंडमेड झुमकी वाले कुंडल, कमर से टकराते पर थोड़े घुंघराले बाल, हल्का सा मेकअप। उसकी दूध जैसी गुलाबी रंगत पर बहुत फब रहा था। परी लग रही थी वो। बाहर जिसने देखा उसकी आंखें उस पर टिक गई थीं। शादी में कुणाल भैया के बहुत से दोस्त आए थे। पूरा घर मेहमानों से भरा था। सारे दोस्त घोड़ी के आगे तरह तरह के डांस कर कर अपने दोस्त की दुल्हन को ले जाने की तैयारी में थे। पर रेवती के बाल जब नहीं बंधे तो गुस्से में उसने एक साइड नग वाला क्लिप लगाया और बाहर लगभग भागती हुई निकली। एक जोरदार टक्कर हुई। उफ, कौन है, क्या दिखता नहीं है, ये कहते हुए वो गिरने ही वाली थी अगर सामने वाले ने उसको कसकर थाम न लिया होता। उस झटके में वो एकदम से उसकी बाहों में थी। सामने नज़र उठाकर उसने फिर वही बात कही, देख कर नहीं चल सकते क्या आप। ये कहकर जैसे ही उसने अपनी बड़ी काली घनी पलकों को ऊपर उठाया तो सामने वाला अपने होश खो बैठा। उसको अपनी ओर ऐसे देखता हुआ देखकर वो हड़बड़ा गई। उसको भी झेप लगी तो उसने हल्के से मुलायम दुधिया कलाई छोड़ दी।
मामी उसको लगातार आवाज़ दे रही थी और वो आई मामी कहकर दौड़ती हुई भागी। ये अनंत था जो अपना दिल उस पर हार बैठा था। अनंत और कुणाल एक साथ जॉब करते थे। दोनों की मुलाकात वहीं हुई थी। कम समय में ही दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। आज पहली बार वो कुणाल के घर आया था, साथ उसकी माँ भी थी। उसकी माँ को कैंसर था, पर उनका मेन कारण यहाँ आने का सिर्फ अनंत के लिए लड़की देखना था। दोनों की बिरादरी एक होने के कारण वो साथ चली आई कि इसी बहाने कोई अच्छी घरेलू लड़की शायद यहाँ मिल जाए। लगता था उनकी खोज यहाँ पूरी हो गई थी। शादी संपन्न हो चुकी थी। सुबह रेवती हल्के मेहंदी कलर के सूट में और भी प्यारी लग रही थी। अनंत ने मन ही मन उसको अपनी पत्नी की जगह देख लिया था। घर आकर उसने माँ को तुरंत ही ये बताकर उन लोगों से बात करने को बोला। माँ तो फूली नहीं समाई। पूरी शादी में उन्होंने भी उस प्यारी सी भोली रेवती को पसंद किया था। माँ ने बिल्कुल भी समय न गंवाए हुए तुरंत अनंत से कहा कि हम जाकर रिश्ते की बात कर लेते हैं। वो लड़की तो हीरा है, कहीं उसको कोई और जौहरी ना ले जाए। अनंत एक अच्छा लड़का था। MBA करने के बाद वो एक अच्छी जॉब कर रहा था। कुणाल का दोस्त होने के नाते उसकी ज़्यादा खोजबीन की ज़रूरत भी नहीं थी। रिश्ते से किसी को कोई ऐतराज़ नहीं था। रेवती का उस साल सिर्फ BA ही हुआ था। उसके आगे रेवती पढ़ना तो चाहती थी, पर मामा मामी पर ज़्यादा बोझ नहीं बनना चाहती थी। पर रेवती सिलाई कढ़ाई में बेहद निपुण थी। जिस कपड़े को छू ले उसकी कायाकल्प कर देती थी। यह उसके हाथ का हुनर भी था और शौक भी। जब रेवती से बात हुई तो उसकी हाँ ही हुई। वो अपने मामा मामी के फैसले से खुश थी, और होती भी क्यों नहीं। अनंत एक बहुत ही स्मार्ट, पढ़ा लिखा इकलौता लड़का था। उसको कोई भी लड़की आसानी से मिलती, पर उसको मासूम सी रेवती पसंद आई थी। ये उसके लिए गर्व की बात थी। अनंत की माँ का कैंसर लगभग आखिरी स्टेज पर ही था, इसलिए उनकी खुशी की खातिर 2 महीने में ही रेवती मिसेज अनंत बनकर उसके घर आ चुकी थी। अनंत भी उसको अपनी जीवन संगिनी के रूप में पाकर बहुत खुश था। उसने उस घर को अपनी मेहनत से स्वर्ग बना दिया। माँ जी की भी दिन रात सेवा करती थी, पर उस बीमारी ने एक दिन उनको काल का ग्रास बना ही दिया। बहुत रोई थी रेवती। वो उस दिन एक बार फिर अनाथ हो चुकी थी, पर समय का पहिया कहाँ रुका है। अनंत के प्यार से उसकी जिंदगी परीलोक की राजकुमारी की तरह चल रही थी। उसको अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आता था कि उसको इतना प्यार करने वाला जीवन साथी मिला है। अनंत की छोटी सी सैलरी में ना केवल वो घर चलाती, बल्कि पैसे बचाकर उसने बराबर में पड़ा एक 100 गज का मकान खरीद लिया। अब उसका घर और बड़ा हो चुका था। वो अक्सर कहती कि अनंत, मैं अपना सिलाई कढ़ाई का स्कूल खोलूँगी। शादी को 2 साल हो चुके थे। अब तो नन्हा आरव भी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। सब जगह उसकी तारीफ होती। दोनों का प्यार एक मिसाल बन चुका था। रेवती रेवती, कहाँ हो तुम? अनंत चिल्लाया जा रहा था। रेवती दौड़ती हुई आई। क्या हुआ, सब ठीक तो है? अरे बाहर तो आओ, देखो मैं क्या लाया हूँ। रेवती किचन में से तुरंत भागती हुई बाहर आई। अनंत उसको लगभग खींचता हुआ घर के मेन गेट पर ले गया। देखो ना रेवती, मैं तुम लोगों के लिए क्या लाया हूँ। रेवती को अपनी आंखों पर विश्वास सा न हुआ। सामने एक चमचमाती वाइट कार खड़ी थी। चलो ना रेवती, आरव को भी ले आओ, हम लोग मंदिर चलेंगे, उसके बाद लॉन्ग ड्राइव पर फिर आइसक्रीम भी खाएंगे। चलो जल्दी से आओ। रेवती का दिल मोर जैसा नाच रहा था। अभी पिछले महीने ही अनंत का प्रमोशन हुआ था। सैलरी पहले वाली जॉब से दोगुनी थी। बस हापुड़ से दिल्ली जाना था। अब कार आने से अनंत आराम से जा पाएगा। ये सोचकर रेवती को बहुत सुकून हो रहा था। वो भगवान से सिर्फ यही दुआ कर रही थी कि उसकी खुशियों को किसी की नज़र न लगे, उसकी खुद की भी नहीं। आज सुबह से ही जोरदार बारिश हो रही थी। रेवती कह रही थी कि अनंत, आज आप ऑफिस से छुट्टी ले लो। पता नहीं कितना मौसम खराब है। ऐसे में गाड़ी चलाकर आप दिल्ली तक जाओगे, मुझे घबराहट हो रही है बहुत। अनंत भी पूरी शरारत से उसको अपनी बाहों में भरते हुए बोला, जाना भी कौन चाहता है इस रोमांटिक मौसम में। दिल तो बस ऐसे ही तुम्हें बाहों में भरे रहने का ही कर रहा है, लेकिन क्या करूं, जाना आज बहुत ज़रूरी है। मीटिंग है और नई जॉब है तो जाना पड़ेगा, लेकिन मैं जल्दी आ जाऊंगा और जो काम अधूरा छोड़कर जा रहा हूं वो भी पूरा करना है। ऐसा कहकर एक शरारती सी मुस्कान उसके चेहरे पर तैर गई, जिससे रेवती के गाल सुर्ख हो गए। आप भी ना, चलो उठो फिर रेडी हो जाओ, मैं नाश्ता बना लूँ। उस रोज़ रेवती उसको बाहर तक छोड़ने आई और तब तक हाथ हिलाकर बाय करती रही जब तक उसकी कार आंखों से ओझल नहीं हो गई। अनंत आज रोज की अपेक्षा धीरे गाड़ी चला रहा था। बारिश भी लगातार जारी थी।
ऐसे में तेज गाड़ी चलाना उसके लिए जानलेवा हो सकता था। रास्ते में बने सेट के नीचे से दूर से उसे एक साया दिख रहा था जो बहुत जोर जोर से हाथ हिला रहा था। ऐसे में गाड़ी रोके या न रोके, इसी असमंजस में गाड़ी उस साए के करीब पहुंच चुकी थी। देखा, एक लड़की है जो अपने आप को उस तूफानी बारिश से बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। गाड़ी के बंद शीशे, उस पर तेज बारिश, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इशारों में क्या कह रही थी। थोड़ी देर में वो कार के दरवाजे पर आ गई थी और शायद खोलने को कह रही थी। चाहते ना चाहते हुए भी अनंत ने अंदर से डोर लॉक खोला। वो सीधे गाड़ी की सीट पर बैठ गई। थैंक यू, अच्छा हुआ, कम से कम कोई दिखा दो, वरना आज तो पता नहीं मेरा क्या होता, वो बोले ही जा रही थी। अनंत उसको बीच में टोकते हुए बोला, हेलो मिस, ये क्या है? सॉरी प्लीज़, मेरी बस छूट गई है, मुझे दिल्ली तक जाना है, जॉब है मेरा वहाँ। प्लीज़ आप मुझे थोड़ा आगे तक ऐसी जगह ड्रॉप कर दीजिए जहाँ से मुझे कोई सवारी मिल जाए, प्लीज़। ओके, आप मेरे साथ ही चलो, मैं भी दिल्ली तक ही जा रहा हूँ, छोड़ दूँगा आपको वहाँ तक। ओ रियली, सो स्वीट ऑफ यू। अनंत भी सोच रहा था कि क्या मुसीबत है, लेकिन इस सुनसान जगह पर उसको छोड़ना भी तो मुनासिब नहीं था। इसी बीच उसने एक नज़र उसकी तरफ देखा। शॉर्ट हेयर, बिल्कुल स्टाइलिश, आंखें काली, बड़ी खूबसूरत तो थी ही, उस पर करीने से लगा काजल, आईलाइनर, होठों पर गुलाबी रंग का लिप कलर, उस पर पोल्का डॉट्स की वो लाल काले रंग की साड़ी, स्लीवलेस ब्लाउज के साथ भीगी हुई वो और ज़्यादा आकर्षण लग रही थी। इतना अंदाज़ा तो लग गया था कि उसकी उम्र यही कोई 30 के आसपास होगी। इतने में उसने अपने स्टाइलिश बैग से एक छोटा सा टॉवेल निकाला और ख़ुद को पोंछते हुए अनंत से बोली, बाय द वे माय नेम इज़ महिमा एंड योर्स। अनंत ने हल्के से जवाब दिया, अनंत। नाइस नेम। अनंत ने भी हाँ में जवाब देकर चुप रहना ही ठीक समझा। इस पर वो शरारत से बोली, क्या बात है, गर्लफ्रेंड ने क्या बोलने से मना किया है किसी और लड़की से? ये सुनकर अनंत तेज से बोला, हेलो मिसेस, मैं शादीशुदा हूँ और एक बच्चे का बाप भी हूँ। क्या? आर यू सीरियस? आई मीन यू आर सो स्मार्ट एंड हैंडसम, आपको देखकर तो नहीं लगता है। ओके फाइन अनंत, थोड़ा चुप रह कर वो बोली, और हाँ एक और बात, मैं मिस हूँ, अभी तक मिसेज नहीं बनी हूँ। इस पर खुद ही वो जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी इतनी प्यारी थी कि अनंत भी मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाया। पूरे रास्ते वो बोलती रही और अनंत सुनता रहा। दिल्ली आ चुका था। अनंत ने उसको उसकी वर्क प्लेस तक ड्रॉप किया। बदले में उसने थैंक यू सो मच कहकर अंदर की तरफ का रुख कर लिया। अनंत भी अपनी मीटिंग के बाद वापस अपने घर का रुख किया। घर पहुंचते ही अनंत ने यह घटना रेवती को बताई। फिर दोनों अपने अपने कामों में लग गए। 3 दिन बाद वो फिर उसको वहीं खड़ी दिखाई दी। अनंत ने गाड़ी का फ्रंट डोर ओपन करते हुए उसको बोला, आइए मिस, लगता है फिर आपकी बस मिस हो गई। वो मासूम सा मुंह बनाकर बोली, हाँ अनंत, प्लीज़ ड्रॉप मी। अनंत बोला, डोर उसी के लिए खोला है, अब जल्दी बैठो वरना कहीं मेरा इरादा न बदल जाए। इतना सुनते ही वो झट से बैठ गई। अब तो ये रोज़ का सिलसिला बन पड़ा। कभी वो खुद बस छोड़ देती तो कभी अनंत उसको खुद ही अगले दिन की लिफ्ट ऑफर करता। एक दिन अनंत ने महिमा से पूछा कि महिमा, तुम इतनी सुंदर, इंटेलिजेंट हो, तुमने शादी क्यों नहीं की? इस पर महिमा ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा कि मुझे तुम जो नहीं मिले थे अनंत। ये कहकर उसने अपनी मर्यादा की पहली हद पार की थी। अनंत पर जैसे एक काला जादू सा हो जाने की आवेश में आकर उसने महिमा के नाजुक होठों को छू लिया। अगले ही पल उसे करंट लगा और वो चिल्लाने लगा, ये गलत है, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी बीबी है, बच्चा है, कल से तुम्हारे मेरे रास्ते अलग। ये कहकर उसने गाड़ी में ज़ोरदार ब्रेक लगाया। दिल्ली आ चुका था। उसने महिमा को कभी दोबारा ना मिलने के लिए उतारा था। महिमा की आंखों में भी आंसू थे। वो दौड़कर अंदर की तरफ चली गई। अनंत घर आ चुका था, पर वो अब पहले वाला अनंत नहीं रहा था। बात बात पर झल्ला जाता, कभी रेवती पर तो कभी नन्हे आरव पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। रेवती भी कुछ नहीं समझ पा रही थी। इस तरह 10 दिन गुजर गए। अनंत ने महिमा को देखा भी नहीं था। उसको एक झलक देखने की तड़प ने उसकी हालत दीवानों की तरह कर दी थी। वो अपने आप काबू खो चुका था। आज उसने सोच लिया था कि वो महिमा को अपने दिल के हाल से रूबरू करवा कर ही रहेगा। हवस की आग में अंधा अनंत अपनी पत्नी और बेटे का प्यार, त्याग, समर्पण सब भूल चुका था। अनंत महिमा के ऑफिस के बाहर 4 बजे से ही जाकर खड़ा हो गया। 5 बजे महिमा ऑफिस से बाहर निकली। अनंत के मजनू जैसे हाल देखकर वो खुद ही उसके करीब आ गई और बोली, क्यों अनंत सर, ये क्या हाल बना रखा है आपने? इतना बोलते ही अनंत ने उसे कसकर गले लगा लिया।
आई लव यू, कांट लिव विदाउट यू। ये कहकर उसने उसको गले लगाए ही रखा। सब आने जाने वाले उनको देखकर बातें कर रहे थे, पर अनंत को किसी की परवाह नहीं थी। महिमा ने उसको कहीं और चलने को बोला तो अनंत और वो वहीं पास बने एक होटल में गए। एक रूम बुक हुआ और अनंत उस बंद कमरे के पीछे रेवती को छोड़कर बहुत दूर निकल चुका था। रात भर अनंत घर वापस न आया। रो रो कर रेवती की आंखें सूज चुकी थी। किसी अनहोनी की आशंका से दिल कांप उठा था। पूरी रात एक पल को उसकी आंखों में नींद नहीं लगी। एक छोटे से बच्चे के साथ उसने वो एक रात अपने सदियों की तरह गुजारी, पर उसे पता ही नहीं था कि ये रात अब कभी खत्म नहीं होगी। जिंदगी का ये काला अंधेरा उसका नसीब बन चुका था। सुबह होते ही महिमा ने अपना फैसला सुनाया कि वो उसके साथ इस हाल में रहेगी जब वो रेवती को छोड़ेगा, यहाँ तक कि यारों से भी कोई रिश्ता नहीं रखेगा। अनंत कठपुतलियों की तरह उसकी हर बात पर राजी था। उसको तो बस वो चाहिए थी। सुबह के लगभग 11 बजे अनंत रेवती के पास पहुंचा। जैसे ही रेवती ने उसे देखा, उससे जाकर लिपट गई। कहाँ थे आप? मैं कितनी परेशान थी। अनंत ने उसे खुद से अलग किया और अपने पास बिठाकर बोलना शुरू किया। रेवती, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मैंने बहुत कोशिश की खुद को रोक लूँ, पर न कर पाया। अब मैं 2 हिस्सों में बंटकर नहीं जी सकता। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए। और हाँ, तलाक के कागज़ बहुत जल्द मिल जाएंगे तुम्हें। ये सब सुनकर रेवती को लग रहा था जैसे गर्म लावा उसके कानों में कोई उड़ेल रहा हो। वो चिल्ला रही थी कि क्या गलती है, क्या गलती हो गई मुझसे? मेरा कसूर तो बता दो। मैं कैसे जीऊँगी इस भरी दुनिया में? आरव का तो सोचो। उसके पैरों में झूल गई थी वो। पर आदमी जब बेवफाई पर उतरता है तो उसके जज्बात मर जाते हैं। जब वो जाने लगा तो रेवती दौड़ती हुई उसके पास पहुंची। एक एहसान तो कर सकते हो मुझ पर, मुझसे अपना नाम मत छीनो। तलाक का धब्बा मेरे दामन पर मत लगाना। अनंत मुड़ा और उससे बोला, ये घर वो उसके नाम कर देगा। ये कहकर अनंत बाहर निकल गया, कभी ना आने के लिए। रेवती का दिल चाह रहा था कि खुद को खत्म कर ले। सीने में एक आग थी और सामने पहाड़ जैसी जिंदगी। किससे मदद मांगे, क्या करे? सारे सवाल मुंह फाड़ उसको चिढ़ा रहे थे। क्या कुणाल भैया से बात करे? नहीं नहीं, उनकी अपनी गृहस्थी है। वहां जाकर एक बार फिर उन पर बोझ नहीं। इतने में नन्हे आरव की आवाज़ आई, मम्मा मम्मा। दौड़कर रेवती ने उसे अपने आंचल में भर लिया। तू है ना मेरे जीने का सहारा, मैं सब कर लूँगी। पूरी हिम्मत बटोरकर उसने खुद को खड़ा किया। आरव को तैयार करके उसने पड़ोस की भाभी के यहाँ छोड़ा और चल दी उस बड़ी सी दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने। कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक बीए पास महिला को भला क्या ही काम मिलता। वो चली जा रही थी। अचानक एक बोर्ड पर लिखा था, टेलर चाहिए। रेवती के थके कदमों को राह दिखी। अंदर गई तो एक महिला कुछ लोगों को कपड़ों का डिजाइन समझा रही थी, जो उन लोगों की समझ में नहीं आ रहा था। रेवती दूर से यह नज़ारा देख रही थी। वो तुरंत ही समझ गई कि क्या करना है। रेवती ने हल्के से कहा, मैं करूं? उस महिला ने अपने मोटे चश्मे के लेंस से उसे घूर कर देखा और कैंची कपड़ा उसकी तरफ बढ़ा दिया। रेवती ने कुछ ही देर में उस कपड़े की कायाकल्प कर दी थी। खुश होकर उस महिला ने उसे काम पर तो रख लिया था, पर तनख्वाह कुछ खास नहीं थी। लौट कर आकर उसने आरव को पड़ोस की भाभी के यहाँ से ले लिया और घर आ गई। समय का पहिया चलता जा रहा था। धीरे धीरे अनंत की बात पूरे जगह फैलती चली गई। कोई उससे सहानुभूति रखता तो कोई ताने मारता। कुणाल भाई उसे लेने कई बार आए, पर वो हर बार कहती कि आपका होना ही उसकी ताकत है। मुझे अपने साथ ले जाकर कमज़ोर ना बनाइए भैया। अब आरव बड़ा हो रहा था, खर्चे बढ़ रहे थे। उसने आस पड़ोस की लड़कियों को सिलाई सिखाना शुरू कर दिया था। जिस बुटीक में वो नौकरी करती थी, वहाँ से बची कतरन उठा लाती थी। उनसे बहुत सुंदर बैग, कुशन, कवर बनाकर दुकानों पर बेच दिया करती थी। अब वो घर को अच्छे से संभाल चुकी थी। आरव भी बड़ा और समझदार हो चुका था। उसको पता था कि उसके पिता उसकी माँ को छोड़कर चले गए थे, पर क्यों? इसका जवाब उसने अपनी माँ से कभी जानने की कोशिश नहीं की। आरव ने 12वीं के बाद रेवती को बताया कि आगे पढ़ने के लिए उसको दिल्ली जाना है, तो रेवती की रूह कांप गई। यही तो वो जगह थी जिसने रेवती का सब कुछ छीन लिया था। पर रेवती स्वार्थी नहीं हो सकती थी। उसने अपने बेटे को सपोर्ट किया, पर फीस सुनकर रेवती की जिम्मत जवाब दे गई। फिर वहाँ रहने का खर्चा कहाँ से लाएगी रेवती? इतनी बड़ी रकम क्या करेगी? तभी उसने उसी 100 गज के मकान को बेचने का निश्चय किया और आरव का एडमिशन दिल्ली के उस बड़े कॉलेज में हो गया था।
आरव जा रहा था। आज भी रेवती गेट पर खड़े होकर उसी तरह हाथ हिलाकर उसे विदा कर रही थी जैसे उस दिन अनंत को किया था। आरव भी सोचकर निकला था कि वो यहाँ वापस अब कभी नहीं आएगा, उस औरत के पास जिसने उसे उसके बाप से दूर कर दिया। जरूर कुछ किया होगा, तभी वो हमें छोड़कर चले गए। शुरू शुरू में चिट्ठी का सिलसिला चला, कुछ दिन बाद वो भी कम हो गया। रेवती रोज उसके हॉस्टल के नंबर पर पीसीओ जाकर कॉल करती। कभी आरव से बात होती तो वो बहुत पढ़ाई है का बहाना कर देता। 5 साल बीत गए थे, आरव को भी गए हुए। रेवती अब वो रोती नहीं रह गई थी, थक चुकी थी वो। नौकरी तो उसने कब की छोड़ दी थी। सिर्फ कुछ लड़कियों को सिलाई कढ़ाई सिखाकर उसके खर्चे लायक पैसे मिल ही जाते थे। एक दिन अचानक आरव का मनी ऑर्डर आया, उसमें पैसे थे, साथ ही एक खत था। माँ, मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लग गई है, अब हर महीने मैं तुम्हें खर्चे के रुपए भेजता रहूँगा। बस इतना ही। रेवती ने आगे पीछे कई बार देखा, कहीं प्यार के 2 बोल भी नहीं थे माँ के लिए। आंखों में आंसुओं के साथ रेवती ने पैसे भगवान के मंदिर में रख दिए और अपने बेटे की तरक्की के लिए दुआ मांगी। उस दिन के बाद 2 बार और खत आया, एक बार शादी की खबर के लिए और दूसरी बार रिंकू के जन्म का बताने के लिए। रेवती उस दिन मंदिर में खड़े होकर बहुत रोई। सिर्फ यही पूछती रही कि क्या गलती हो गई, उससे क्या पाप हुआ जो उसके साथ ये हुआ। अब बहुत मजबूरी में वो आरव के पास आ तो गई थी, पर आज इस तरह पार्क में अनंत को देखकर उसके सारे जख्म खुल गए थे। उसमें से खून रिस रहा था जो सिर्फ रेवती और अनंत को ही दिख सकता था। वो शायद महिमा ही होगी, ये सोचकर उसने उसकी तरफ देखा जो खुद उसे देख रही थी। अनंत के मुंह से सिर्फ यही निकला, रे रेवती। रेवती पल भर की देर किए हुए बिना वहाँ से सीधे आरव के घर में आ चुकी थी। शाम हो गई थी। रेवती ने खुद को ये कसम दिलाई कि वो अब पार्क में जाएगी ही नहीं। एक दिन पड़ोस की मिसेस शुक्ला आ गई थी और उससे पूछने लगी कि आप आरव की मदर हो। वह एक बहुत ही बातूनी महिला थी। बातों ही बातों में रेवती को पता चला कि अभी 2 दिन पहले महिमा की डेथ हुई है। ये सुनकर उसे झटका लगा। मिसेस शुक्ला ने यह भी बताया कि वो दोनों अकेले ही रहते थे। आंटी जी को तो पिछले 10 सालों से उसने ऐसे ही देखा था। अब उनकी डेथ के बाद सुना है अंकल जी बहुत बीमार हैं, कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं है। पता नहीं सब कैसे मैनेज कर रहे होंगे। ये सुनकर रेवती का दिल तड़प उठा अनंत को देखने के लिए। पूरी रात इसी पहोपेश में कटी कि वो जाए या न जाए। रेवती की अंतरात्मा ने उससे कहा कि तू भूल गई कि उसने तेरे साथ क्या किया था। अभी तो उसके तड़पने के दिन है, मरने दे उसको। फिर रेवती ने सोचा कि इंसानियत की खातिर ही सही मुझे पूछना चाहिए जाकर। यह सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। आरव का व्यवहार रेवती से बहुत अच्छा हो गया था। उसको लग रहा था कि उसने माँ को गलत समझा। वो अपनी माँ को अब प्यार और तवज्जो देने लगा था। ये बात रति को हजम नहीं हो रही थी। वो तलाश कर रही थी एक मौका जिसमें वो रेवती को आरव की नज़रों में फिर से गिरा सके, और वो मौका उसको आज मिल गया था। सुबह लगभग 6 बजे रेवती उठी। उस समय सब सोते हैं ये सोचकर रेवती बाहर की तरफ निकल गई, इस बात से अनजान कि कोई उस पर नज़र रखे हुए था। इसी असमंजस में कि अंदर जाए या न जाए, तभी अंदर से गिलास टूटने की आवाज़ आई। रेवती एक झटके में घर के अंदर दाखिल हो गई। रेवती को देखकर अनंत के मुंह से निकला, रे रे रेवती, तुम आओगी, मुझे यकीन था। रेवती ये कहते कहते ही अनंत चक्कर खाकर गिरी जाता अगर रेवती नहीं संभालती। रेवती को पता चला कि अनंत को बुखार से तप रहा है। उसने तुरंत उसके सर पर पट्टियाँ रखी जिससे बुखार कुछ कम हुआ। फिर उसको दवाई खिलाकर उसने बताया कि आरव यहीं रहता है, वो उसी के पास आई है। ये सुनकर अनंत अपने बेटे बहू और पोते से मिलने को बेताब हो गया। जब वो थोड़ा बेहतर फील करने लगा तो उसने बताया कि महिमा को बच्चे नहीं हुए। इसी फ्रस्ट्रेशन में वो जहनी मरीज हो गई। फिर धीरे धीरे उसने अपने आप को अनंत का दोषी मान लिया और फालिस का अटैक पड़ा। तब से वो ऐसे ही जी रही थी। ये सब सुनकर रेवती उठी और बोली कि अब वो पहले से ठीक लग रहा है, उसको चलना चाहिए। ये कहकर वो बाहर चली आई। ये सारी चीज़ें देखकर रति को रेवती को जलील करने का मौका मिल चुका था। रति रेवती के पहले ही घर पहुंच गई। जैसे ही रेवती ने घर में कदम रखा, उसने आरव को उठाकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, उठो, देखो जरा अपनी सती सावित्री माँ की करतूत पूछो। इनसे कहाँ से आ रही है ये महारानी? यहाँ इनका पुराना प्रेमी रहता है, इसीलिए तो मैं कहूँ आज तक तो यहाँ आई नहीं, अब कैसे ये यहाँ चली आई?
रेवती की आंखों से पानी की बरसात हो रही थी। आरव भी अपनी माँ को शक की निगाहों से देख रहा था। एकदम से चिल्लाने लगा, वाह माँ वाह, मैं सोचने लगा था कि आप अच्छी हैं। अब मुझे यकीन हो गया है कि इसी वजह से पापा आपको छोड़कर चले गए थे। उसी आदमी की वजह से, है ना? बोलो बोलो, बोलती क्यों नहीं हो? अचानक से अनंत अंदर घुसा। वो आरव से मिलने की चाहत में पीछे पीछे आ गया था। वो घुसते ही दहाड़ा, मुझसे मिलने आई थी वो, मुझसे? मैं कौन हूँ जानना चाहते हो? बाप हूँ मैं तुम्हारा, वो बाप जो किसी दूसरी औरत की वजह से तुम लोगों को छोड़कर चला गया था। सारी कहानी सुनने के बाद आरव की आंखों में से पश्चाताप के आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। रति रेवती के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। माफ़ कर दीजिए माँ, हम लोग आपके त्याग को समझ ही नहीं पाए। हमें एहसास हो चुका है अपनी गलतियों का। ये कहकर आरव और रति उसके गले लग गए। रेवती भी अपने बच्चों को गलों लगाकर जी भर कर रोना चाहती थी। आज गलतियों के एहसास ने गलतफहमियों के बादलों को हटाकर नया सवेरा कर दिया था। अनंत भी दूर से खड़ा ये सब देख रहा था और उसको भी ये एहसास हो चुका था कि अब वो रेवती की ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर हो चुका है, हमेशा हमेशा के लिए। वह जाने के लिए मुड़ा ही था कि आरव ने कहा, रुको, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मेरे माँ के अतीत से परिचय कराया। मैं तो अपने माँ को ही अपने पिता के दूर जाने का गुनाहगार समझता था और मेरी माँ ने आज तक कभी भी मेरे पिता के गुनाहों के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया था। मैं नहीं जानता आप कौन हैं। आपने जो अभी कहा कि आप मेरे पिता हैं, तो मैं मेरे पिता को नहीं जानता। मेरे लिए मेरी माँ ही मेरे पिता और माँ दोनों हैं और इन्हीं को मैंने गलत समझने की भूल की। बस एक एहसान आपका ज़िंदगी भर रहेगा कि आपने मुझे मेरे माँ के अतीत से रूबरू करवाया। इसके अलावा मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं है। आज मैं यह संकल्प लेता हूँ कि अपनी माँ को इतनी खुशियाँ दूंगा, इतनी खुशियाँ दूंगा कि बची हुई जिंदगी में वो अपने पिछले सारे गमों को भूल जाएंगी जो इनकी जिंदगी में मैंने या मेरे पिता ने इन्हें दिए थे। आरव ने वहाँ से दूसरी जगह अपना ट्रांसफ़र करवा लिया क्योंकि वह जानता था कि अगर माँ के सामने बार बार पिताजी आते रहेंगे तो उनके जख्म कुरेदते रहेंगे। आरव और रति अपनी माँ को बहुत प्यार और सम्मान देते। देर से ही सही, लेकिन उनकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ वापस लौट आई थीं। यह कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।